हाजिर हूँ दोस्तों आपके साथ एक बार फिर आम से खास के सफर में। जैसा कि आप जानते हैं, विभिन्न प्रतिभूतियों से हमारे अनुभव होते रहते हैं। इस कड़ी में आज मेरे साथ हैं अ, श्वेता सिंह चौधरी। शूटर हैं पेशे से और अनगिनत मेडल इनकी झोली में हैं। लगभग 160-70 मेडल आज तक ये जीत चुकी हैं, इंटरनेशनल और नेशनल के मिलाकर। और भीम अवार्ड से शुरू हुआ ये सफर। श्वेता जी, आज आपका स्वागत है मेरे शो आम से खास में। इस मुकाम पर पहुंचने की आपको बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया मेरे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने आज यहाँ बुलाया है। इट्स एन ऑनर फॉर मी। थैंक यू। थैंक यू। श्वेता जी, भीम अवार्ड से शुरू हुआ ये सफर जी। खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और हम भी चाहते हैं कि ये कभी खत्म ना हो। इतनी ऊंचाई छूने के बाद जब आप पीछे मुड़ के देखती हैं बैकव्यू मिरर में, कैसा लगता है? सफर बहुत लंबा है। मैं कुछ बातें तो याद भी नहीं रख पा रही हूँ कि इतना टाइम हो गया है शूटिंग में। लेकिन जब आगे देखती हूँ तो लगता है इससे भी लंबा टाइम अभी बाकी है, बहुत कुछ अचीव करना अभी बाकी है। तो सफर की शुरुआत कुछ 1995 से हुई थी हाँ, फर्स्ट जब आप टाइम। 5th या 4th क्लास में थे शायद। जी। तो पापा ऐसे ही कॉमन, जैसे हम कोई भी स्पोर्ट खेलने जाते हैं उसी तरह से एक दिन शूटिंग रेंज लेके गए, मुझे और मेरे ब्रदर दोनों को। वहां पे एक नेशनल कैंप ऑलरेडी चल रहा था और वो देख के थोड़ा फैसिनेटिंग लगा। एकदम गन्स और लोग लेन पे एक के बाद एक खड़े हुए हैं, शूटिंग कर रहे हैं, वो बंदूक की आवाज काफी इंटरेस्टिंग लगी। फिर वो लोग सब चले गए 4-5 बजे के आसपास शाम को। हम लोगों ने वेट किया 3-4 घंटे। फिर वहां से हमने एक गन बोरो की, रेंट पे लेके, क्योंकि पहले वो उसी तरह से प्रोसीजर रहता था। रेंट किया गन को, शूटिंग स्टार्ट की। वहां पे एक कोच थे, वो बता रहे थे, पापा को समझा रहे थे, और मैं और मेरे ब्रदर शूट कर रहे थे। तो उनकी बातें ज्यादा सुन रहे थे, शूटिंग पे ध्यान कम था। तो गन, बिकॉज बहुत ज्यादा सेफ्टी और उन सब का ध्यान रखना पड़ता है, बट फर्स्ट डे था, ज्यादा समझ नहीं आया। गन को नीचे हाथ में होल्ड किया हुआ था, टेबल पे रखने के बजाय, और गलती से पैलेट, जो गोली थी, वो पैर में शूट कर दी मैंने। मेरे फर्स्ट डे ही, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, फर्स्ट डे फर्स्ट शो खत्म। आपके खुद अपने पैर में लग गई? खुद अपने पैर में, क्योंकि गन की सेफ्टी नहीं रखी ध्यान कि हाथ में रखना है तो सामने बैरल होनी चाहिए, जिस लेन पे खड़े हैं बिल्कुल उसके टारगेट को फेस करते हुए होनी चाहिए। गलती से नीचे रख दिया उसको। मतलब इतना गुस्सा कि उसके बाद आपने धमाधम गोलियां चलाई? उसके बाद तो एक ब्रेक लग गया था। अच्छा। क्योंकि पैलेट लग गई थी, पैर में चोट लग गई थी, बैंडेज पूरा बांध दिया था उसको। और ये जो गोली होती है, ये एक छर्रा होता है, आपने देखा होगा हमारे देश में तो मेले वेले में बच्चे बहुत शूट करते हैं राइफल से। वो उसी तरह का छर्रा था और वो पैर में जाके लग गया। मुझे पता भी नहीं चला, वो शायद इतना फ्रैक्शन, इतना क्विकली वो गया। तो ब्रदर ने नोटिस कराया कि पैर में कुछ हो गया है, ब्लीडिंग हो रही है। तब मैंने कहा, पापा ये तो चोट लग गई। गोली लग गई। छोटी सी तो थी मैं। फिर वहां से करीब 2 साल शूटिंग नहीं की। वैसे पापा ने पूछा मुझसे, जब बैंडेज वगैरह हो गई, हफ्ता भर हो गया उसको रिकवर होते हुए, कि बेटा शूटिंग करने जाना है? तो मैंने बोला हाँ जाना है। वहां पे डर ही नहीं मैं कि गोली लग गई अब कैसे करूंगी। ये आपके अंदर बिल्ट इन एक हौसला था, हाँ जिसे आप जी, कह सकते ये हैं, हमेशा से रहा है। बोल्डनेस। मैंने जब बहुत अपना लो फेस में भी रही हूँ लाइफ में, तो ये फील किया है कि ये बिल्ट इन है, लड़ाई वाला जज्बा, हार ना मानने वाला। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से मैंने बोला हाँ पापा, करते हैं, वापस से जाएंगे। फिर से गए शूटिंग रेंज पे, बट इन बिटवीन एक और इंसिडेंट हुआ। मुझे ब्रेन में इंजरी हो गई थी, एक बहुत 4-5 साल पुरानी कोई इंजरी थी जो उस इंजरी थी, वक्त? जो रिलैप्स हुई। उसकी वजह से 2 साल कंप्लीट ब्रेक हो गया था। फिर 1997 में दोबारा से हमने एक बार और कोशिश की, पापा इतने चाहते उतार थे। चढ़ाव से शुरू हुआ ये सफर, कहाँ जाके स्टेबल हुआ?
ईयर 2000 में फर्स्ट टाइम मैं सीनियर नेशनल चैंपियन बनी थी। 14 इयर्स की एज में मैं जो सीनियर सीनियर में। प्लेयर्स थे उनको हरा के एक नेशनल चैंपियन बनना बहुत बड़ी बात थी। और जो नेशनल रिकॉर्ड था वो कुछ 12-13 साल पुराना था। मुझे याद है आपके घर में ढोल नगाड़े बजे थे उस दिन। जैसे शादी में बजते हैं। जी। जी। तो वहां पे जब मेडल आया, जिस तरह की खुशी मैंने पेरेंट्स के चेहरे पे देखी, यस। वो खुशी के लिए मुझे लगता है मैं और आगे बढ़ना चाहती थी, कि मैं बार बार चाहती थी कि ये खुशी उनके चेहरे पे आए। ये जज्बा लेके आप चली, जी। आगे चलती गई, सफर आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे सीनियर प्लेयर्स में नाम अपना बना लिया। 2000 से स्टार्टिंग की थी। 2002 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गई थी। आई वाज द यंगेस्ट प्लेयर ऑफ द गेम्स, इंडिया की तरफ से जो लोग थे, और वहां पे सिल्वर मेडल जीता। फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतना बहुत बड़ी बात थी बहुत उस बड़ी टाइम बात पे। है, बहुत बड़ी बात है। तो बड़े-बड़े देश आते हैं, हाँ बड़े-बड़े जी। उनमें प्लेयर्स आते हैं, जी, शूटर आते हैं, तो उसमें कम्पीट करना अपने आप में एक जज्बा रखने वाली बात है। बिल्कुल। फिर एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप्स धीरे-धीरे करके आगे बढ़ते गए। 2004 में ओलंपिक गेम्स, मुझे था कि मैं ओलंपिक गेम्स, अब मेरा नेक्स्ट जो टारगेट है वो टारगेट वही वही है। होता है। बट मैं उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। लास्ट मोमेंट पे जब क्वालिफिकेशन राउंड था, वहाँ पे एक एक अ, गोली जो ठीक नहीं लगी मेरे निशाने पे, उसकी वजह से मैं नहीं कर पाई। ऑफ कोर्स निशाना तो निशाना है। ठीक बिल्कुल। लगेगा तो सब ठीक है, नहीं ठीक लगेगा तो कुछ भी ठीक नहीं है। जी। चाहे वो मिलीमीटर का फर्क हो या किसी भी उस पे बहुत रह जाए। माइन्यूट सा फर्क होता है, बहुत बहुत छोटा फर्क होता है, लेकिन वो 4 साल की कंप्लीट मेहनत एकदम से खत्म हो जाती है, ऐसा लगता है। यहाँ आके आप भाग्य को भी मानती हैं कि भाग्य का साथ होना भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा लगा कि मैंने मेहनत बहुत की थी, लेकिन किस्मत ने वहां साथ नहीं दिया जब देना था। और कई बार हुआ कि शायद मेहनत कम पड़ गई। तो तो क्या दोनों ही चलता रहा, कभी हारे कभी जीते, पर लड़ना नहीं छोड़ा। लड़ना और लर्निंग बिल्कुल। शायद दोनों को पकड़ के रखा आपने, बिल्कुल। और यही आपकी कामयाबी का जो मूल मंत्र रहा। जी। श्वेता जी, एक लड़की होने के साथ साथ इस तरह के फील्ड में जाना आपके लिए कितने चैलेंज थे? सर, मैं ये कहूँगी कि शुरुआत में तो पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा रहा है। वो अपनी तरफ से जितना कैपेबिलिटी रखते थे, वो मेरे साथ हर कॉम्पिटिशन में मुझे वो गए, उन्होंने मुझे अकम्पनी किया। मम्मी गई कभी, पापा गए। घर में हम 4 ही लोग हैं, मम्मी, पापा, ब्रदर और मैं। तो 2 बच्चे शूटिंग कर रहे हैं, मम्मी घर सँभाल रही है, पापा अपना काम देखने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो छोड़ के हमारे साथ जा रहे हैं। फाइनेंशियल्स का भी इशू आ जाता बहुत था। इश्यू आता था, वो बड़ी क्योंकि एक्सपेंसिव सी चीज है ये। शूटिंग एक बहुत एक्सपेंसिव गेम है। जो एक गन है वो ही करीब 2-2.5 लाख की पड़ती है उस टाइम पे खरीदना। और ऐसे गेम में हम जा रहे थे जहाँ पे हमें नहीं पता था कि आगे क्या होगा, क्या होना है, क्योंकि ब्लाइंड। स्पोर्ट इज समथिंग जहाँ पे आप सर्टेन नहीं हो कि आप कितना तक आगे जा पाएंगे, कितना तक आगे नहीं जा पाएंगे, कितना रिजल्ट मिलेगा जो आप मेहनत कर रहे हैं उससे। एक साल की मेहनत के लिए वो एक दिन परफॉर्म करना जरूरी हो जाता है। वो एक दिन के अंदर वो जो 45 मिनट्स मिलते हैं, उसमें आपको पूरा खुद को एक जगह ला के अपने अंदर का जितना पोटेंशियल है उस दिन दिखाना होता है। अगर आप दिखा गए तो आप जीत गए, नहीं तो आप फिर वही वापस से वही मेहनत वापस से तो शुरू ये करते हैं। मजबूती आपको कहाँ से मिली? ये सर मेरे पेरेंट्स से मिली है मुझे। उन्होंने हमेशा यही सिखाया है कि हार गए कोई बात नहीं, लेकिन लड़ना नहीं छोड़ना है। नेवर गिव अप। नेवर गिव अप। बहुत ऐसे इंस्टेंस हुए जहाँ पे मैं बिल्कुल हिम्मत हार गई थी एक टाइम पे। सोच कुछ लिया था कि आगे नहीं जाना। कुछ इंजरीज थी जिनकी वजह से मैं आगे बढ़ नहीं पा रही थी। कुछ मेंटल ब्लॉक्स थे। शूटिंग बिकॉज़ एक बहुत मेंटल गेम है जिसमें आपको फ़ोकस्ड रहना फोकस्ड पड़ता रहना है है, पूरा। बिल्कुल। कंप्लीटली अपना सारा ध्यान एक जगह रखना पड़ता है। हम्म। बट बिकॉज़ माइंड है, हम आज यहाँ पे बैठे हैं, सेम टाइम हम यूएस चले जाएँगे, सेम टाइम हम कुछ और कर रहे कर रहे होंगे। होंगे। माइंड भागता है। भागता उसको पकड़ के रखना बहुत बहुत टफ है, ये घोड़े टास्क पकड़ने होता है। आसान नहीं है। बहुत मुश्किल, क्या-क्या नहीं करा हमने मेंटल ट्रेनिंग में, क्या-क्या करते थे, कितने तरह की टेक्निक्स यूज़ करते हैं कि समहाउ वो फ़ोकस बना रहे वहाँ पे।
तो वो मोमेंट था कि जब लगा कि अब और मैं कैसे करूं। ऐसा नहीं था कि मैं चाहती नहीं थी, बट ये समझ नहीं आ रहा था, रास्ता नहीं दिख रहा था कि अब आगे कैसे बढ़ूं। सब कुछ किया है जो जीतने के लिए कर सकती थी, बट रिजल्ट नहीं आ रहा था। फिर पेरेंट्स का ही सपोर्ट था जिन्होंने मुझे वापस से लड़ने की हिम्मत दी। कोई बात नहीं, हम हैं ना साथ में, चलो फिर से आगे, करेंगे। फिर से करेंगे। और ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ बोलते थे, वो मेरे साथ हर चीज करते करते भी थे थे, ताकि करते मुझे भी ये थे। लगे कि मैं अकेले नहीं हूँ। मुझे अगर सुबह उठ के मेडिटेशन करना है तो मम्मी पापा 4 बजे उठ रहे हैं मेरे साथ में, मेरे साथ बैठ रहे हैं, ताकि मुझे एक पुश मिलता रहे कांस्टेंट, कि मुझे ये ना लगे मैं अकेले हूँ, कोई और नहीं है, कोच नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, बट वो हमेशा साथ रहे। कभी ऐसा लगा कि आप पेरेंट्स के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन सा बन गया है? कई बार ये फील हुआ, क्योंकि हमारा जो एम्यूनेशन भी है, अगर हम 200 राउंड भी एक दिन में फायर कर रहे हैं, वो करीब 4-5 हजार रुपए का पड़ता है। अब आप उसको लगा लीजिए, महीने भर में मैं कम से कम 1 लाख की तो गोलियां शूट कर रही हूँ। 1 लाख रुपए आसान नहीं है कहीं आसान से नहीं है भी। कमाना, और उस वक्त जिस वक्त उस आप ये कर रहे थे। वक्त जी, उस टाइम पे, और तब फाइनेंशियल क्राइसिस भी होते थे, प्लस हमें कोई आउटसाइड सपोर्ट नहीं होते थे। गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं था, सपोर्ट था उस टाइम, गवर्नमेंट ज्यादा सपोर्ट कंपैरेटिवली नहीं इतना थी, नहीं था। नहीं था। कोई कॉर्पोरेट से आगे नहीं आता था, कोई आउट कोई ऑफ आपको स्पॉन्सर करे, स्पॉन्सर्स नहीं आपका थे ये कोई। खर्चा उठाए। तो हर चीज खुद के ऊपर बर्डन रहता था। लेकिन जब पेरेंट्स की आंखों में वो जो सपना हमारा था, उनका सपना जब देखा ना कि ये उनका भी सपना है, तो और डट के मेहनत की। कोई बात नहीं, क्या हुआ, 24 घंटे मेरे पास है, 24 घंटे ही ऐसे इंसान के पास है जो ओलंपिक में मेडल जीत रहा है, हम्म, हम्म, तो हम्म, क्यों नहीं मैं भी जीत सकती हूँ। हम्म। तो उस जज्बे से आगे मेहनत करती गई। एक चीज आप मुझे बताएं, क्या इसके बीच में आपकी जो अपनी पढ़ाई थी उस पे असर पड़ा? शूटिंग मुझे लगता है ऐसा गेम है जिसमें पढ़ाई को नुकसान से ज्यादा फायदा होता है बच्चों को। वेरी गुड। और ये देखा भी है, मैंने अपने साथ भी देखा है, और जो आजकल जो बच्चे भी हैं, जो यंग प्लेयर्स हैं, शूटर्स हम्म, हैं, वो लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं अच्छे से और हम्म। शूट भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों जगह हमें फोकस चाहिए। पर टाइम मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा ना। सर, एक चीज है, आप एक क्वालिटी ट्रेनिंग कर रहे हो और एक आप क्वांटिटिव ट्रेनिंग कर रहे हैं। उस क्वांटिटी का यूज नहीं है जब आप 2 घंटे फुली फोकस्ड होके ट्रेनिंग कर रहे इट हैं, या दो बिकम्स ए घंटे हैबिट। अच्छे से पढ़ रहे हैं फोकस होके। उसका रिजल्ट वो 4 घंटे डाइवर्टेड माइंड से मतलब बहुत ज्यादा फोकस्ड रहना अच्छा एक होगा। हैबिट बन जाती है। बिल्कुल। तो बच्चे उसका बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, और जो आजकल मोबाइल में रहते हैं बच्चे, आधे से ज्यादा टाइम मोबाइल को दे रहे हैं, टीवी को दे रहे हैं, वहां से हटके उनका जो कंप्लीट ध्यान है वो एक स्पोर्ट में लग जाता है। और उस वे में शूटिंग एक ऐसा गेम है कि मैं तो कहती हूँ हर पेरेंट को एक बार बच्चे को ट्राई कराना चाहिए। तो आपने इसमें भी एक पॉजिटिव पॉइंट ढूंढ लिया कि एजुकेशन लॉस नहीं बल्कि फायदा होता है। बिल्कुल होता है। मैं बहुत कम टाइम शूटिंग सॉरी पढ़ाई को दे पाती थी, क्योंकि जब मेन 10th 12th वाला टाइम था, उस टाइम पे मैं टीम की मेन मेंबर हुआ करती थी। ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं थ्रू आउट द ईयर, कंपटीशन चल रहे हैं हर महीने, बाहर जा रहे हैं, आउट ऑफ द कंट्री कंपटीशन हो रहे हैं, तो बहुत लंबे लंबे टाइम तक बाहर रहते थे। स्कूल जाना बहुत कम हो गया था। तो जो एग्जाम से थोड़े दिन का पहले का टाइम होता था, उसमें मैं 10 दिन 15 दिन फुली फोकस होके पढ़ाई करती थी, सिर्फ रात दिन। मुझे याद है 3:30 बजे उठ के 4 बजे वाली ट्यूशन जाया करती थी, ताकि 6 बजे आके एक्सरसाइज पे जाऊं और 7:30 शूटिंग रेंज चले जाऊं। तो टीचर जो थी ट्यूशन वाली सिर पीट लेती होगी कि ये तो इसने उठा दिया मुझे। स्पेशल अफसर जब जब नाम होता है ना, तो टीचर भी मजबूर हो जाते हैं कि बच्चे की मदद तो करनी ही करनी है। है। तो श्वेता जी। मजबूरी में नहीं, वो एक खुशी से करते चलिए, हैं। वाट अ जोक। श्वेता जी, अपने घर में रहकर, अपने शहर में रहकर, अपने देश में रहकर आपने परफॉर्म किया, आपको कुछ भी अटपटा नहीं लगा। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं परफॉर्म करने के लिए, वहां काफी चीजें होती हैं जो आपके हिसाब से नहीं होती। वहां उन चीजों के साथ तालमेल बनाना, उस वक्त फोकस्ड रहना और उसमें परफॉर्म करना उस सिचुएशन में कितना मायने रखता है आपके लिए?
सर शुरू में मुझे याद है ऐसा होता था कि इंडिया में हमारे पास पहले कोचेस की कमी होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती थी। अब हम बाहर जाते थे तो देखते थे वहाँ पे शूटिंग रेंजेस बहुत बहुत सुंदर-सुंदर शूटिंग रेंज है, अलग से एकदम मतलब ब्यूटीफुल शूटिंग रेंजेस जिनको बोलते हैं। हमने वैसी देखी नहीं थी, हमारे यहाँ देखिए। पे इतना सब नहीं था। और एक शूटर के साथ में एक कोच होते थे, इंडिविजुअल कोड का इंडिविजुअल कोच, जिनको देख के हमें लगता था कि ये तो हमने देखा ही नहीं है, हमारे पास ऐसा है नहीं। है। क्योंकि हमारे साथ जब जाते थे तो एक टीम मैनेजर होते थे। बस। ही वाज़ कोच, ही वाज़ मैनेजर, ही वाज़ एवरीथिंग। हम्म। तो वहाँ पे हमें बहुत कमी लगती थी कि क्या बस। हम रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं उस लेवल का, तो क्या ये रीजन है? तो हम्म। हम कैसे इस चीज को कर सकते हैं? बट बीइंग अ शूटर मेरे हाथ में रिजल्ट और परफॉर्म करने के अलावा कुछ ज्यादा था नहीं। तो ये कुछ कमियां थी जो हमें लगता था कि शायद अगर ये हमें भी मिले तो हम भी उस लेवल पे इससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर बहुत अच्छा सकते कर पाए। और हम लोग ये आपस में बात करते थे, वापस आते थे तो हमसे पूछा जाता था, हमारी फेडरेशन भी कई बार हमसे पूछते थे कि आपको ऐसा क्या लग रहा है कि क्यों रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है? या हम भी कोचेस जो यहाँ इंडिया में होते थे उनसे बात करते थे, तो हम ये फीडबैक उनको देते थे। और शायद यही रीजन है कि आज शूटिंग में इंडिया वन ऑफ द बेस्ट। हैं। ये आपके फीडबैक से ही इम्प्रूवमेंट हुई होगी। बिल्कुल सर, अब वो 20-25 साल में जो चेंजेस आए हैं, कहीं ना कहीं हम जो प्लेयर्स थे, जो सीनियर प्लेयर आज हैं, हम्म। उनका उनकी मेहनत, उनका जो फीडबैक है, उनका जो उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है और जब उसको शेयर किया है, उसका रिजल्ट तो दिख रहा है। कुछ ऐसे कंट्रीज में भी गए हैं आप जहाँ इंडियंस को बहुत ज्यादा लाइक नहीं किया जाता था, कुछ ऐसी चीजों का भी आपको सामना करना पड़ा होगा। बिल्कुल हुआ है। और उनमें से एक कंट्री तो लंदन, आई मीन यूके रही है। हम लंदन गए थे कॉमन वो ओलंपिक गेम्स 2012 जो होने थे, उससे पहले एक प्रिपरेटरी वर्ल्ड प्री कप, ओलंपिक प्री कैसे। ओलंपिक होता है एट द सेम प्लेस, सेम वेन्यू, ताकि वो हम्म। फील आए। सो आई वाज पार्ट ऑफ द टीम। वहां पे जाके मुझे पर्सनली ये फील हुआ कि ब्रिटेन चेंज नहीं हुआ है अभी भी। इंडियंस को इट्स अ उसी बिग नजर थिंग से। टू से, बट हाँ, नहीं नहीं, वो बहुत आज भी बहुत वैसे ही अच्छी बात देखते है, हैं। आपको बताना ये जरूरी है यहाँ। बिल्कुल उसी तरह से आज भी देखते हैं, एंड दे थिंक दे आर सुपीरियर। हम्म। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोगों ने मेहनत से बनाया है अपनी, हम्म। और आप लोगों ने सिर्फ लूट के लिया है वो। हम्म। तो वो चीज हमें बुरी लगी कि एक इंस्टेंस हुआ था एक्चुअली वहां पे हमारा होटल में जो स्टे था पूरी इंडियन टीम का, उसमें कुछ बुकिंग के टाइम पे कुछ मिसकैलकुलेशन हुआ था। और जो लास्ट डे था, हमें वहां पे उन्होंने रुकने नहीं दिया, कह के कि आपको अभी वेकेंट करना है ये। चेकआउट हाँ, करना आप पड़ेगा। चेकआउट करना ही करना है। एंड टीम वाज ऑफ अबाउट 50-60 शूटर्स इंक्लूडिंग ऑफिशियल्स। हम्म। इतने लोगों को एक साथ कहीं और नए होटल में अकोमोडेट करना वाज नॉट इजी टास्क। और हम्म। लास्ट मोमेंट पे आप एकदम से बोल रहे हो कि नहीं, आपको चेकआउट करना ही है, हम नहीं सारा करेंगे। पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो जाता है वो। बिल्कुल। तो उस टाइम पे जो हमारे एम्बेसडर थे वहाँ पे लंदन में, उन्होंने हमारी पूरी हेल्प की, हमारी फेडरेशन ने उनसे ये कब कांटेक्ट की किया। बात है। 2012। बताइए, 2012 में भी आके उनको इन चीजों में अभी तभी मैं इंटरेस्ट था। आपको बता रही हूँ, 2002 में भी मैं यूके गई थी, बट तब शायद छोटी थी, इतना ज्यादा ध्यान नहीं गया इन चीजों पे। बट जब समझ आने लगा, एक इंसान के देखने का तरीका, बात करने का डिस्क्रिमिनेट तरीका करना। समझने लगते हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन पता चलने लगता है। तब ये चीज समझ में आई कि ये कंट्री, यहाँ के लोग शायद आज तक नहीं बदल पाए हैं। तो आपने अपने एटीट्यूड में ऐसा क्या चेंज किया कि आप परफॉर्म कर पाए। इग्नोर। इग्नोर, यस, इग्नोरेंस इज द इग्नोरेंस बेस्ट। इज वेरी द वेरी बेस्ट वे। इंपॉर्टेंट। जब जो चीज आपके हाथ में नहीं है, आप उसको कैसे चेंज करेंगे? यू जस्ट इग्नोर इग्नोर इट इट। एंड फोकस ऑन व्हाट इज इन योर हैंड, एम्बिशन की तरफ देखो। व्हाट यू कैन डू अबाउट। सो अपने ऊपर मेहनत करो, अपने रिजल्ट की तरफ देखो, ना कि जो आपको पीछे खींच रहे हैं उनकी तरफ। इन चीजों को पार पाने में आपका वही प्रैक्टिस काम आई, फोकस रहना। जो जी एक प्रैक्टिस बचपन से आपने बनाई थी, जी वही आपके काम आई। जी। चाहे निशाना लगाना हो, चाहे इग्नोर करना हो। बिल्कुल। श्वेता जी, आपने बहुत बड़े बड़े मेडल जीते हैं, बट पहला बड़ा मेडल
कौन सा रहा आपकी जिंदगी में? मेडल तो सब बड़े होते हैं। सर मेडल्स तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भी 2002 में जीता, एशियन गेम्स में 2006 में जीता, एशियन चैंपियन बनी हूँ, गोल्ड मेडल है, कॉमनवेल्थ चैंपियन बनी हूँ, लेकिन जो एक खुद की मेहनत रंग लाए वो वाला जो मेडल होता है वो मैं कहूँगी 2014 में एशियन गेम्स में इंडिविजुअली जो मैंने जीता था 10 मीटर 10 25 मीटर 10 एयर मीटर। पिस्टल में। और वो थोड़ा स्पेशल मुझे इसलिए भी लगा क्योंकि मेरा पहला इंडिविजुअल गेम्स का मेडल था, उससे पहले मेरे पास टीम मेडल्स थे। यस। वो जो मेडल एक टीम 3 लोग लेके कॉमन पॉइंट से लेके आते हैं, वो आपकी मेहनत होती है उसमें, यस, बट आपके उसमें कहीं एडिशनल ना होता कहीं ये है, नहीं लगता है कि ये सिर्फ मेरी मेहनत सिर्फ थी। मेरी है। तो वो जो 2014 एशियन गेम्स में जीता था तब वहां पे एक सेटिस्फैक्शन मिला कि हाँ आज जाके मेहनत रंग लाई है। कौन था उस वक्त घर का आपके साथ? घर से कोई भी नहीं था मेरे साथ। हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसा घटता रहा है कि जो एक बहुत अच्छे एक्सपीरियंस छोड़ जाता है। तो उस गेम्स में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। जाने से जब वहां पहुंचे कोरिया में, साउथ कोरिया में, ये सियोल में था शायद। नहीं बुसान, बुसान? नहीं नहीं। मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है नाम अच्छा एग्जैक्टली। चलिए। तो वहां पे साउथ कोरिया में वेपन को लेके रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो जो इंडिया से वेपन नंबर गया या वहां पे उन्होंने जो टैली किया उसमें कहीं कुछ कहीं कोई मिस्टेक मिस्टेक हुई जिसकी वजह से जो वेपन मेरा मेन मैं यूज करती थी वो नंबर उनके पास था नहीं। और आप कैरी कर रहे थे? और मैं कैरी कर रही थी, मैं एक्चुअली 2 वेपन कैरी कर रही थी, एक वो और एक मैंने रिसेंटली बिल्कुल उस मैच से कुछ 2 महीने पहले नया लिया था सोच के कि इन केस कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरे पास एक स्पेयर वेपन होना चाहिए। वो पहली बार मैंने अपनी लाइफ में एक स्पेयर वेपन रखा। सो जो मेन वेपन था उसका नंबर टैली नहीं हुआ और एयरपोर्ट पे उन्होंने वो रोक दिया, कन्फिस्केट कर लिया। उन्होंने वो आगे नहीं जाने दिया, मेरे साथ भेजा ही नहीं। और मेरा मैच एशियन गेम्स के फर्स्ट डे ऑफ कंपटीशन का फर्स्ट मैच था। पहुंचने के जस्ट 1-2 दिन बाद? नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे? नेक्स्ट डे जिस दिन पहुंचे उसके नेक्स्ट डे ट्रेनिंग और उसके नेक्स्ट डे मैच, वेरी एक फर्स्ट ही डे? दिन, वेरी वेरी फर्स्ट फर्स्ट डे। अब पहले तो जाते ही थोड़ा मोरल डाउन हो गया कि वेपन ही नहीं है, क्या डे करूं। क्या करोगे? बट जब वही चीज है, लड़ने का जज्बा तो हमेशा से था, नहीं है तो क्या करोगे। सब्स्टिट्यूट था आपके पास? सब्स्टिट्यूट था बट वो रेडी नहीं था मेरे लिए, ना मैं उसके लिए के लिए रेडी रेडी थी। नहीं थे आप? तो समहाउ अपने को फिर रात भर बैठ के मैच से पहले नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी सी थी? बेचैनी कि ऐसा कोई प्रोविजन भी नहीं था कि वो क्लरिकल मिस्टेक दूर की जा वो सकती किया फेडरेशन से, दोबारा से उन्होंने नंबर मंगवाया बट वो प्रोसेस होने में उनको 48 आवर्स चाहिए ही चाहिए होते हैं। होगा। और वो वेपन मुझे मिला मेरा मैच खत्म होने के जस्ट बाद। लेकिन उससे पहले मैच के लिए मैं तैयार कर चुकी थी खुद को, क्योंकि 2010 में 4 साल पहले एग्जैक्टली इसी मैच, एशियन गेम्स के मैच को क्वालिफाई करने के लिए मैं रह गई थी। एक कंपटीशन से, जिस दिन कंपटीशन था उस दिन बहुत ज्यादा बीमार थी और 0.1 से मैं क्वालिफाई करने से रह गई थी। तो 4 साल फिर से बहुत लंबा टाइम होता है, आप पूरी 4 साल मेहनत करो, आप रह जाओ, आप नहीं पहुंच एक पाए। पॉइंट, 1 पॉइंट 0.1, नॉट इवन 1 पॉइंट, 0.1, 100 ऑफ द 100। बिल्कुल। तो वहां पे मुझे पहुंच के फिर से ऐसा कुछ हो जाना बहुत बड़ी चोट थी, लेकिन मुझे ये पता था मैं यहाँ आ गई हूँ, अब मैं हार नहीं मानूंगी। लास्ट टाइम मैं कुछ कर नहीं पाई क्योंकि मैं पार्ट ऑफ द टीम थी ही नहीं, बट इस बार मैं हूँ। जिद, बिल्कुल जिद। और वो पिस्टल से मैंने ट्रेनिंग करी, प्रिपेयर किया खुद को, उसको सेट किया। हमारे अकॉर्डिंग वेपन सेट करना पड़ता है क्योंकि फ्रेश वेपन है, अलाइनमेंट है। वो सब किया, नेक्स्ट डे मैच के लिए प्रिपेयर हुई। डर बहुत लग रहा था, पता नहीं कैसा होगा, कैसा कर पाऊंगी, लेकिन ये वो सब्स्टिट्यूट था? ये वो सब्स्टिट्यूट था। अब उसके ऊपर आप रिलाई कर रही थी? मैं उसके ऊपर कंप्लीटली रिलाइड थी और मैंने ये खुद को बोल दिया था कि जो कुछ भी होगा वो मेरे हाथ में है अब।
अब वेपन पे नहीं है मेरे हाथ में। मेरे हाथ में वेपन नहीं, वेपन शूट नहीं करेगा, मुझे करना है आज शूट। तो हर एक शॉट मुझे आज भी याद है, हर एक शॉट पूरे फोकस के साथ, कि नहीं छोड़ना ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है, मैं नहीं छोड़ूंगी। अब मैं इंसान हूँ, थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है तो हरियाणवी पर है, धो डालो। बोलो एक बार, धो डालो। पर दो डाला। बस यो बोलो। तो उस मैच में मैं क्वालिफाई करी फाइनल के लिए, और फाइनल से फिर ब्रॉन्ज मेडल जीता। और ये शूटिंग का वुमेन का पहला इंडिविजुअल मेडल था इंडिया से। इंडिया में किसी ने पहले जो नहीं आपने जीता था, सब्स्टिट्यूट के साथ जो जीता, सब्स्टिट्यूट के साथ बट जीता। यूं कहूंगा मैं, जो आपने अपनी जिद से जीता। बिल्कुल, वो ही जिद ही थी, वो पैशन ही रहा है जो आज तक भी मुझे रुकने से मना करता है। रो पड़े थे? नहीं, रोई नहीं थी, बहुत खुश हुई थी, खुश हुए क्योंकि थे। इतने सालों की मेहनत थी। पहले बहुत रोई हूँ, नहीं आया, कैसे करूं, क्या करूं और क्या करूं। जैसा आप बता रहे थे, वो ऐसा एक वक्त था जब आपने एडवर्स कंडीशंस में, मैं कहूंगा जो परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं थी, उन परिस्थितियों में आपने निशाना लगाया और जिंदगी का एक बेहतरीन पदक जीता। उस वक्त क्या हालत थी आपकी? फाइनल्स में जब खड़ी थी तो अपने आप को कह के गई थी कि आज नहीं हार के आऊंगी, आज नहीं तो कभी नहीं। आज नहीं तो कभी नहीं। एग्जैक्टली यही वर्ड्स थे, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आज नहीं किया तो पता नहीं वापस नहीं कर पाऊंगी, तो आज करना ही करना है हर हाल में। और शूटिंग में अपने थॉट्स को अपने अकॉर्डिंग चलाना, यही एक काम है। और धड़कनों को? धड़कनों को तो कुछ कंट्रोल कर नहीं सकते हैं, धड़कन बढ़ती है और हाथ हिलता है और निशाने चूक चूक जाते हैं। जाते। ये एक ऐसा किस्सा हो चुका था मेरे साथ। ओलंपिक क्वालिफिकेशन ही था, 2012 की बात थी, और फर्स्ट प्लेस पे चल रही थी फाइनल में, एशियन चैंपियनशिप में। ओलंपिक क्वालिफिकेशन राउंड था वो। 8th शॉट तक, 10 शॉट्स होते थे फाइनल के, 8th शॉट तक फर्स्ट रैंक पे थी। 9th शॉट चलाने से पहले मैं खुद को पोडियम पे खड़ा फील कर रही थी, महसूस कर रही थी कि मैं पोडियम मेडल पे ले खड़ी, रही हैं। मेडल ले रही हूँ। ग्रेट। नो, इट वाज नॉट ग्रेट। वो मेरी फीलिंग उस टाइम पे आना गलत था, वो मेरा हाँ, ख्याल उस टाइम पे आना मेरे लिए गलत हो गया। कर्म करते वक्त फल की इच्छा बिल्कुल भी नहीं नहीं करनी होनी थी। चाहिए। और वो शॉट मेरा चूका, और मैं सीधे वहां से 6th रैंक पे पहुंच गई, फर्स्ट से सीधे 6th पे। ये क्योंकि आपका बहुत कम फर्क होता है हर हर शॉट में, हर कॉम्पिटिटर के बीच में। अपने आप को फर्स्ट पे मेंटेन करना बहुत टफ टास्क होता है। मैं पहले शॉट से मेंटेन करके रख रही थी, पहुंचते पहुंचते मैं लिटरली पहुंच गई पोडियम पे, जो कि गलत किया था। और ये मेरे लिए एक सीख थी वहां पे, कि पहुंचने से पहले नहीं पहुंचना है। तो यहाँ मैं गीता के उस श्लोक को गलत कहूंगा कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, या कर्म करते वक्त फल की इच्छा मत कर। कर्म करते वक्त मत कर। तो आज हम इसको अमेंड कर देते हैं आपके कहने पर। कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर। वो तो हुआ ही हुआ, लेकिन वही कर्म वही सही करते बात। वक्त, कहते हैं जब पढ़ाई कर रहे हो तो नंबरों का ध्यान रखो, लेकिन जब आप एग्जाम दे रहे हो तो नंबरों की तरफ मत सोचो। बिल्कुल। तो तब आपने आपको वही मेहनत गलती करनी की। है लिखने पे, और सही चीज लिखने पे, और जिस नंबर तरह आते से रहेंगे। नंबर आएंगे। आएंगे। रिजल्ट विल फॉलो, बट यू हैव टू पुट योर तो बहुत 100%। बड़ा मैसेज आपने आने वाली जनरेशन के लिए दिया है आज ये। और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि जो लोग, जो इस एज ग्रुप के लोग देखेंगे, हर एज ग्रुप के रादर, जी वो इस चीज को जरूर महसूस करेंगे। जी। आपका जो संदेश है ये जरूर हमारे दर्शकों तक जाएगा। श्वेता जी, उतार चढ़ावों की बात हुई, मेडल्स की बात हुई, स्ट्रगल की बात हुई, विदेशों में जाके परफॉर्म कैसे किया एडवर्स कंडीशन में उसकी बात हुई, लेकिन बीइंग गर्ल, कहीं ना कहीं घर वालों ने शादी के लिए भी जोर डाला होगा, और शादी भी हुई आपकी, बेबी भी है आपका। इससे कुछ आपके ऊपर ऐसा असर आया जहां आपको लगा कि मेरी जिंदगी में या मेरे पैशन में कहीं रुकावट आई है? सर, शादी के बाद तो प्रॉब्लम्स नहीं हुई, क्योंकि हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा था। वो चाहते थे मुझे कि मैं
अभी तक जो भी मुकाम हासिल किया उससे और ऊपर जाऊं। और शादी के बाद ही ये मेरा मेडल था जो 2014 में आया था। एंड बिकॉज ऑफ हिज सपोर्ट मैं उतना आगे तक और बढ़ पाई। फिर 2016 नवंबर में मेरा बेटा हुआ। और उसके बाद से मैं थोड़ा जैसे थम गई एक जगह पे। वो रिजल्ट ऊपर बढ़ नहीं पाया मुझसे। रीजन, माँ बनने के बाद ऐसा नहीं है कि माँ बन गई या बच्चा कोई भी संभाल लेगा नहीं और नहीं, मैं बच्चा तो वापस से ब्रेन में शूटिंग पे पलता ही रहेगा ना जी। मैं वापस से शूटिंग पे चले जाऊंगी, वैसा नहीं हुआ नहीं, नहीं। ब्रेन में दो चीजें आ गई आपकी, बिल्कुल। गन एंड बेबी। मैं शूटिंग रेंज पे खड़ी होती थी, हम्म शॉट ले रही हूँ और ध्यान आ रहा है कि वो रो तो नहीं रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, वो गिर तो नहीं गया, उसको चोट तो नहीं लग गई, वो ठीक है ना, वो क्या कर रहा है। एक माँ के मन से ये ख्याल निकालने तो नहीं, पॉसिबल भगवान नहीं भी हो नहीं पा निकाल रहे थे। सकता, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये डाइवर्सिफिकेशन जो था फैमिली का, आपका, जी। इससे आपकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ा। बहुत फर्क पड़ा। बट फिर से वही मैंने पूरी कोशिश की, अपना फिर से दम लगाया। उस टाइम पे फिटनेस भी एकदम खत्म हो गई थी, थोड़ा वेट गेन हो गया था। और ये सारी चीजें जब आ जाती हैं तो अ, बेशक आप मेंटली फिट हो, लेकिन आप फिजिकली फिट नहीं हो तो आप मेंटली परफॉर्म नहीं कर पाओगे। दोनों तो आपके दोनों चीजें साथ में आपके चलती है। पैशन में तो आपको दोनों मेंटली भी चीजें, फिट होना है, आपको फिजिकली भी फिजिकली भी फिट फिट होना होना है, यस, है। एट द सेम टाइम आपको अपनी फैमिली भी देखनी है। देखनी है। तो बहुत ज्यादा प्रेशर था, परफॉर्म भी करना था। कंपनी में भी आप, जब मैं एक कंपनी में रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आई एम एम्प्लॉयड विद ओएनजीसी। आई नो दैट। तो वहां पे मैं एक शूटर ही और क्या आता था गई आपको? थी। हाँ, यस, मैं वहां पे किसी पढ़ाई करके या वैसे मैं नहीं गई नहीं गए थी। थे। तो वहां पे भी वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं परफॉर्म करूं। इमिडिएटली बात नहीं कि बेबी हुआ है, अब इमिडिएटली आप ठीक है, परफॉर्मेंस बट दो, बट विद फिर द टाइम चाहिए होता है, सबको चाहिए कि आप जहाँ पे जिस वजह से हो गिव आप एंड वो टेक है चीज जी, दो। वो कुछ दे रहे हैं तो देना तो पड़ेगा। तो हर तरफ से प्रेशर आने लगे। फिर कोई स्पॉन्सर्स नहीं थे उस टाइम पे। मैं ट्रेनिंग करने बाहर जाना चाहती थी, बट वो फाइनेंस मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाई। 15-20 लाख रुपए ट्रेनिंग पे डालना बहुत ज्यादा हो रहा था उस टाइम पे। तो यहीं पे अपना जितना मैं कर सकती थी अपनी फिजिकल फिटनेस पे पूरा ध्यान दिया, शुरू किया वापस से। सुबह उठ के योगा करना, बच्चे को देखना, शूटिंग रेंज जाना, वापस आना, फिर बच्चे को देखना, फिर शूटिंग करना। इन सब के बीच में मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। फिर वहीं आ गए आप जहां से शुरू किया था लगभग। लगभग वहां नहीं जहाँ पे होना चाहिए था, जहाँ मेरी इच्छा है अभी भी जाने की, वहां पे नहीं। लेकिन अपनी मेहनत को 3 टाइम्स मैंने बढ़ाया। जितना मैं शायद पहले कर रही थी उससे 3 टाइम्स थ्री मैं मेहनत टाइम्स कर आपने रही इंक्रीज थी। किया। तो वापस से मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप की टीम में आई, वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली, उसके बाद वर्ल्ड कप्स भी खेले। फिर कोविड आ गया। कोविड की वजह से बिल्कुल बंद हो गए घर के अनफॉर्चुनेट अंदर। सीन था ये। और कोविड के बाद से थोड़ा सा करियर में डिसबैलेंस आया। बच्चा भी बड़ा हो रहा था, उसको भी मुझे देखना है, ज्यादा उसकी टाइम देना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ ज्यादा रही टाइम हैं। देना पड़ता और शूटिंग को टाइम कम हो गया था, कुछ कोविड की वजह से कम हो गया था, कुछ है घर बेबी की की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वजह। की यस। वजह से। तो अभी पिछले 2 साल पहले तक मैं टीम में थी, अपने इंडियन टीम की मेंबर थी, बट पिछले 2 साल से रिजल्ट बिल्कुल बिलो एवरेज चला गया। और घर पे रहना मुश्किल हो जाता था। अपने आप को यहाँ पे देखना एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा है एक्सेप्टेबल नहीं है। कि मैं ऐसा कैसे हूँ यहाँ पे। मुझे तो मुझे वहां यहाँ नहीं पहुंचना होना है, है, मुझे यहाँ मुझे नहीं वहां होना है। पहुंचना है और मैं पहुंच नहीं पा रही हूँ। अपनी हर मेहनत हर तरीके से करने के बाद, हर हर वो चीज जो मैं यहाँ कर चुकी हूँ, जो मैं सीख चुकी हूँ, मैं उसको रिपीट कर रही हूँ, बट रिजल्ट नहीं आ रहा है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता था कि क्या करूँ अब। ये खलबली आपको जो है। वो मुझे अब वो ऐसा मोमेंट आ गया था कि मैं घर पे भी खुश नहीं हूँ, मैं बाहर भी खुश नहीं हूँ, मैं ब्रेक लेके भी खुश नहीं हूँ। कई बार ऐसा होता है, लगता है शायद शूटिंग ज्यादा हो गई है, बहुत टाइम दे दिया, ओवर हो थोड़ा गई। ब्रेक ले लो। यस। मैंने ब्रेक लिया। मैं जो मुझे लग रहा था कि ये करके मुझे खुशी मिल जाएगी, मैं वो कर लेती हूँ, मैंने वो किया। मैं घूमने चली गई, फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया, लेकिन वहां होते हुए भी मैं वहां पे नहीं रह पा रही थी। मेरा दिमाग वहीं पे था, मैं क्या करूं।
मैं हर जगह कुछ ऐसा ढूंढ रही थी कि इसमें से मुझे कुछ मिल जाए कि मैं रिजल्ट में उसको दिखा पाऊं, मैं कन्वर्ट कुछ कर ऐसा पाऊं, और करूं, कन्वर्जन। मैं और कुछ ऐसा करूं कि वो मेरा रिजल्ट दिखना शुरू हो जाए। ऐसा क्या जादू हुआ फिर? आह, मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज रही है। धीरे धीरे टाइम को मैनेज करना सीखा कि कब मुझे किसको टाइम देना है, क्योंकि ये बच्चे के साथ में, फैमिली के साथ में इन्वॉल्वमेंट, फिर शूटिंग को भी बीच में डालना, वो प्रॉपर जिसको जो टाइम मिलना चाहिए वो ना मिलके सब मिक्स हो गया। तो यहाँ पे भी मैं ध्यान नहीं दे पा रही, वहां पे भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, तो रिजल्ट वैसा निकल के नहीं आ पा रहा था। फाइनली धीरे धीरे सुबह अर्ली मॉर्निंग वही अपना जो शेड्यूल होता था, सुबह 5:30 बजे उठ के पहले मेडिटेशन योगा करो, उसके बाद शूटिंग रेंज, इतना टाइम देना ही देना है। फिर कोचेस से बात करनी स्टार्ट की, उन्होंने समझाया कि अब ये करो, नाउ दिस इज द टाइम, आपके पास एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि कुछ अच्छा एक्सपीरियंस है, कुछ बुरा एक्सपीरियंस है, तो बुरे एक्सपीरियंस को बोलना शुरू करो, उसको साथ में नहीं रखना है। वो लर्निंग हमारे ले लो हाथ और में जाने नहीं दो, होता है, लर्निंग ले लो, हमारे जाने दो हाथ में उसको। नहीं होता है, बट उसको अपने सबकॉन्शियस से निकालना जरूरी है। बहुत जरूरी था। और उसके लिए फिर मेंटल ट्रेनिंग स्टार्ट की। उसका एक प्रोसेस होता है, मेंटल ट्रेनर के साथ में वो पीछे से आपको कमांड्स देते हैं, आपको वो सारी चीजें सप्रेस नहीं करनी है, बोल के निकालनी है निकालनी बाहर। है। तो ये सारी चीजें की, उससे धीरे 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 इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हुआ। बहुत बहुत चैलेंजिंग टाइम रहा ये आपके लिए। मैं कहूंगी सर बहुत मुश्किल रहा, नॉट ओनली शूटिंग की वजह से। जब आप कुछ करना चाह रहे हो और वो और नहीं, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप कहीं पे भी डिप्रेसिंग, अपना डिप्रेसिंग हो अपने आप को रख नहीं पाते हैं। आप फैमिली में जा रहे हो लेकिन आप खुश नहीं हो, आप वहां पे अपने आप को 100% नहीं दे पा रहे हो, आप कुछ एंजॉय करने जा रहे हो, आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, आप जाता। कंप्लीटली पीछे रह गए हो। तो वहां से खुद को वापस लाना और अपने आप को वापस से स्टैंड कराना उस पोजीशन में। इतना स्ट्रगल, इतना चैलेंज लाइफ में आप ले पाए जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपको एक मेंटल ट्रेनिंग लेनी पड़ी, एक फिजिकल तो खैर आपकी चल ही रही थी। इन सब के बाद फिर आप पुरानी रिदम में आ गए। जी। उसके बाद की, कोविड के बाद की क्या अचीवमेंट है आपकी? कोविड के बाद सर मैं कोविड के बाद नहीं, कोविड के टाइम का ही है ये भी। 2020 में जो ओलंपिक्स थे वो पोस्टपोन होके 2021 में हो हाँ गए जी, थे। हाँ जी। सो आई वाज पार्ट ऑफ द ओलंपिक टीम बट एज अ रिजर्व मेंबर। तो तैयारी पूरी की हुई थी कि जस्ट इन केस मेरी कोई जरूरत पड़ी किसी तो चीज की, हाँ ठीक मैं है, वहां पे रिजर्व में तो रहूंगी। रिजर्व ही है। हाँ जी। बट उसके बाद फिर कहीं ना कहीं एक डिप आया था परफॉर्मेंस में। और अब जाके मैं कहीं थोड़ा और स्टेबल अपने आप को कर पाई हूँ, वापस से टीम में आने की पूरी तैयारी है। आप हमारी आने वाली जनरेशन, जो बहुत सारे लोग आपको आइडल मानते हैं, बहुत सारी लड़कियां आपको आइडल मानती हैं, लड़के मानते हैं, श्वेता चौधरी जैसा बनना है, उनके लिए आप एक खास क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि मेहनत, हार्ड वर्क ही होता है, स्मार्ट वर्क इज नथिंग। जो स्मार्ट वर्क बोला जाता है मैं नहीं मानती। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मैं बता रही हूँ कि आपको पूरा लग के मेहनत करनी होगी। अगर आप सोचे कि थोड़ी सी मेहनत से काम चल जाएगा तो हो सकता है आप किसी दिन सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन हर बार नहीं होंगे। तो आपके शब्दकोश में एक ही शब्द 3 बार आता है, मेहनत, 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 बिल्कुल मेहनत। फोकस, 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 या कुछ और भी आता है? मेहनत, डिटर्मिनेशन की छोड़ना नहीं है। जब तक आपने जो अपना गोल सेट किया है, जब तक अपने मुकाम पे पहुंच नहीं जाए, रुकना नहीं है। और उनके पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आपके सपोर्ट के बिना नहीं हो पाएगा। ये पेरेंट्स हैं तो बच्चे आगे बढ़ते हैं, नहीं है तो नहीं बढ़ पाते हैं। ये मैंने आज नहीं, बहुत से ऐसे पेरेंट्स भी आए हैं साथ में, बच्चों के साथ में, कि देखो ये अच्छा नहीं करता है, मैं कितनी इसके साथ मेहनत कर रही हूँ, कर रहा हूँ, इतने पैसे लगा रहा हूँ। तो मैंने उनको ये समझाया है कि आप पैसे लगा रहे हैं, आप टाइम भी दे रहे हैं, लेकिन आप प्रेशराइज भी कर रहे हैं। हम्म, आप उसको छोड़ दीजिए, आप अपना काम कर दीजिए, वो अपना काम करेगा तब।
आप उसकी बैक बन के रहिए, उसके ऊपर प्रेशर डाल के नहीं। आपका सपोर्ट चाहिए, तो आज मेहनत बच्चा आज खुद आपका ये करेगा। जो मैसेज है बच्चों के लिए भी है और पेरेंट्स के लिए भी है। जी। शुक्रिया श्वेता जी, आप मेरे शो पे आए और आपने इतनी कीमती बातें बताई। शायद ये बातें आप वैसे तो किसी को ना बता पाते, शो के माध्यम से आप बता पा रहे हैं। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो और मच सर, थैंक आई यू। विश, मैं आपके लिए ये ऐसी शुभकामनाएं रखता हूँ कि आप जहां पर हैं इससे भी और ऊपर जाएं। बिल्कुल यू आर लाइक जाएंगे ए सर, स्टार। मेहनत और मेहनत छोड़ेंगे नहीं, और जीते बिना भी नहीं छोड़ेंगे। दो डालेंगे बिल्कुल। पक्का। हरियाणा वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू धन्यवाद। सर।